जी ये दोनों एसी बंद कर दें, ये वाला और ये वाला। अच्छा जी, IS-38 के स्कोप पैरा में वॉल्यूम 1 पे आ जाना। IS-38 के स्कोप पैरा, जिन लोगों ने नहीं निकाला सफ़ा कोई मसला नहीं यार, इधर देखें बस। IS-30 स्कोप पैरा पेज नंबर 201। अगर आपने इंटेंजिबल्स बेचने के लिए रखे हुए हैं तो अरे ये इसी टाइम में टाइम लगा देंगे। पेज 201, बस इधर देखें एक सेकंड। इंटेंजिबल्स अगर आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं तो उस पर IS-38 नहीं लगेगा, IS-2 लगेगा। और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है उस पर भी IS नहीं लगेगा। अगर राइट ऑफ यूज़ एसेट है उस पर भी ये स्टैंडर्ड। अगर फाइनेंशियल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उस पर भी ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर हुई है उस गुडविल पे असल में IFRS 3 लगता है। वो जो गुडविल और फिर उसकी इम्पेयरमेंट और वर्किंग वन, और IFRS 15 में जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है जो रिसीवेबल है उस पर भी ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे IFRS 15 लगता है। बस इंटेंजिबल्स अलग चीज़ हैं, रिसीवेबल अलग चीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अलग चीज़ है। वो तो उस टाइप की चीज़ बता दी थी, बट वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में, ये इनटेंजिबल जो हैं वो हैं। बस वो बता रहे हैं कि IFRS 15 में लफ्ज़ यूज़ हुआ है रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, वो IFRS 15 के अल्फाज हैं, उन पे IS-38 ना लगा देना, उनको इंटेंजिबल्स नहीं कहना। नहीं लगाएंगे। स्कोप पैरे में यही तो बताया जाता है कि स्टैंडर्ड के स्कोप से क्या क्या चीज़ें बाहर हैं। अंडरस्टूड है, बिल्कुल ठीक है। स्कोप पैरा डिलीट करवा दो स्टैंडर्ड से। अच्छा, किसको? गुडविल को अमोटाइज करे होते हैं, लेकिन वो IFRS 3 और 10 की रोशनी में करे होते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट होता है। किसी को पता है कि ये साथ साथ शिफ्ट होता है हर साल डेप्रिसिएशन की वजह से? लेकिन एक ऑप्शन किसी को पता है कि एट एंड भी शिफ्ट कर सकते हैं? तो ये याद रखिएगा कि रिटेन्ड अर्निंग को सरप्लस में ट्रांसफ़र करना, अगर सवाल कह दे कि साथ साथ करना है तो फिर तो ठीक है, वरना आमतौर पे हम साथ साथ ही करते हैं सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट। एक ऑप्शन क्या होती है, सरप्लस को कब रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करो? एट एंड ऑन डिस्पोजल। ये मैं नोट्स में प्रॉपरली लिख दूंगा इंशाल्लाह इस तरह। डिस्पोजल के वक्त सरप्लस सारा जो आ रहा है उसको कहाँ शिफ्ट कर दो? रिटेन्ड अर्निंग में। अच्छा जी, अगर कंसोलिडेशन के वक्त किसी इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू पता ना चल रही हो, अगर कंसोलिडेशन के वक्त किसी इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू पता ना चल रही हो, तो ऐसी सूरत के अंदर वो गुडविल के अंदर सबसम हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। वो गुडविल के अंदर मर्ज हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसका MCQ मैं कराता हूँ आपको। फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली सबसम्ड इन गुडविल। MCQ नंबर 12 निकालें, पेज नंबर कौन सा? 279। ये आप लोग आपस में कमेंट ना करें, हाथ खड़े करके मेरे से बात पूछें। विच ऑफ दीज डिस्क्राइब हाउ HL शुड ट्रीट दीज इंटेंजिबल एसेट्स इन देयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अच्छा, पहले उत्तर कहानी दे। होम लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ सब्सिडरी इन करंट ईयर। SL हैज ब्रांड विच इज़ रिलायबली मेजरेबल 5 लाख। तो अगर ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है तो फिर इस तरह एंट्री हुई होगी। अब किताबों में तो जीरो पे नजर आ रहा होगा। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट एंड अ कस्टमर लिस्ट जिसकी वैल्यू पता नहीं चल रही। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं।
द ब्रांड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ इंटेंजिबल, ब्रांड को किताबों में रिकॉर्ड कर दें। वेयर एज द कस्टमर लिस्ट शुड बी इंक्लूडेड विद इन, इंक्लूड आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली गुडविल के अंदर आ जाएगी। जब गुडविल इधर बैलेंसिंग आएगी ऑटोमेटिकली गुडविल के अंदर आ जाएगी। तो कंसोलिडेशन के वक्त अगर किसी एसेट की, लिख लो, किसी एसेट की फेयर वैल्यू ना गिवन हो तो वो गुडविल के अंदर ही आ जाता है एसेट। फिर कंसोलिडेशन की लिखा हुआ, यही तो अंग्रेजी में लिखा हुआ नोट्स में, कंसोलिडेशन के वक्त अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो वो ऑटोमेटिकली गुडविल के अंदर आ जाता है। पॉज कीजिएगा। अब मोहतरम शुरू करो। कितनी देर का किया है? मोहतरम बोल रहे जब। अच्छा भाई, अगली बात यह है कि ये जो एडमिन एक्सपेंसेस है ना, इनके साथ अगर कभी पेपर में लिखा हो कि डेवलपमेंट फेज़ के हैं तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट आपने एक्सपेंस में डालना है। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस को तो हम एक्सपेंस में डालते हैं ना, लेकिन अगर कभी पेपर में लफ्ज़ आ जाए ना कि दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, फिर इनको आप कैपिटलाइज कर दीजिएगा। ये बताया था एक दफ़ा क्लास में, एडमिन एक्सपेंसेस इन डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज इफ क्वेश्चन मेंशंस दैट दीज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। निकालें जी पेज 599। उसको फिर आ जाओ अपने इंडिविजुअल क्लास सवाल लेके, क्लास के बाद आ जाओ। हाँ आ जाना ना, क्लास के बाद आ जाओ। पेज 599, 499 है, 599 नहीं, पेज जूम मीटिंग हो जाएगी। पेज 599। अच्छा क्वेश्चन छोड़ें यार, ये कोई क्वेश्चन है। पेज 598 पे एक बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें दो गलतियां हैं। पेज 599 पे ज़रा देखें गलती है या सही है। पीपी में डाला हुआ है डेयरी लाइफ स्टॉक, क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए? पीपी क्रेडिट बायोलॉजिकल एसेट, तो ये पीपी में पड़ा होना चाहिए या बायोलॉजिकल एसेट में? पेज 599। एक और गलती की हुई है नीचे देखें, कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट आपको क्या लग रहा है, कटा हुआ लग रहा है, लगा हुआ लग रहा है? लगा हुआ। प्लांट जिंदा है, प्लांट। तो प्लांट जब तक लगा हुआ है इसको इन्वेंट्री में तो पड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो जिंदा प्लांट है, तो इसको बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। जी बियर प्लांट, कॉटन प्लांट नहीं होता बियर प्लांट। बियर प्लांट वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस दें। तो ये जो कॉटन प्लांट होता है ये तो आलू की तरह होता है, 4-5-6 के महीने के अंदर ये तो जब कटता है तो इसकी शाखें भी ख़त्म हो जाती हैं, वापस जाते हैं तो उधर मट्टी नज़र आ रही होती है, तो इसलिए ये एक साल से ज़्यादा की प्रोड्यूस नहीं देता। अच्छा जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ये पेज ख़त्म होने वाला है। अच्छा ये मुझे लगता है किसी प्रोग्राम से पहले ही ख़त्म हो जाना है। अच्छा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, पेज 4। असल में ये बातें इसलिए बाद में हो रही है ना कि कंसोलिडेशन अब हमने पढ़ी है, जब जाके IAS 38 की बात होगी। कंसोलिडेशन अब हमने पढ़ी है, पे IAS 21 मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की रिवीजन करें ना, क्योंकि अब सारे स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए हैं। वैसे तो एक मैंने समरी अभी शेयर की थी चंद दिन पहले, एक वीडियो, उसमें मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में बात कर दी थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह की वीडियोस देखने का बड़ा शौक होता है आपको। अच्छा ये कंफर्म करना, पेज 488
बता देना इसको, वो ऐसे ही 3-4 वीडियोस शेयर हुई थी जिसमें वो स्टैंडर्ड्स की समरीज थी। ये मैं सारी फिर ग्रुप में करवा देता हूँ कल शेयर। पेज नंबर 448, मुझे स्टैंडर्ड ही नहीं पता लगा। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स याद रखिएगा मॉनेटरी आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ये मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि ये लोन रिसीवेबल टाइप चीज़ है, लोन रिसीवेबल टाइप चीज़ है। अच्छा, प्रोविजंस IAS 37 में टू बी पेड इन कैश, ये भी मॉनेटरी हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये भी टू बी पेड इन कैश है, तो ये हमने छोड़ दी थी जिसमें कोई स्टैंडर्ड लिखा होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को मैंने कहा था मॉनेटरी में डाल दें, क्योंकि डायरेक्टली कैश में पे नहीं होती, लेकिन इन द एंड रूट कैश के जरिए होती है जब करंट टैक्स में शिफ्ट होती है तो। अच्छा, ये जरा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज नॉन मॉनेटरी, बट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज मॉनेटरी। अच्छा, उसके बाद बोलो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो जब कंपनी बंद होगी तब पैसे मिलेंगे ना, तो कब मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। कम बेच तो सकते हैं, लेकिन शेयर इसलिए तो नहीं होते कि वो रिसीवेबल इन कैश हैं। शेयर्स तो आमतौर पे इसलिए होते हैं कि कंपनी कभी बंद होगी तो पैसे दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो इस वजह से यार बेच तो फिर आप गाय को भी सकते हो, उससे भी पैसे आ सकते हैं। तो फिर बेच तो इन्वेंट्री को भी सकते हो, उससे भी पैसे आ सकते हैं। अभी अपनी हाल के अंदर जो शेयर्स को हाथ लगाएं, तो शेयर्स इज नॉट अ लाइक लोन रिसीवेबल, डिवेंचर इज लाइक अ लोन रिसीवेबल। डिवेंचर तो लोन, उसकी तो टर्म होती है 4 साल, 5 साल, 3 साल, शेयर्स की टर्म नहीं होती। अच्छा, अब ये प्री डिसाइडेड है, बस इस पर बहस करके हम चेंज नहीं कर देंगे इधर। अगर बहस करना कोई इंपॉर्टेंट होता मैं खुद करता। बस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इन नॉन मॉनेटरी एंड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज अ मॉनेटरी। अच्छा, और इसके बाद प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश। पता नहीं IAS 37 में ऐसा हमने कोई ऐसी प्रोविजंस पढ़ी तो नहीं थी। अगर कोई प्रोविजन ऐसी है जो कैश में सेटल नहीं होनी तो वो नॉन मॉनेटरी है। बहरहाल प्रोविजंस को बाय डिफॉल्ट आप मॉनेटरी डालिएगा। बस यही चीज़ें थी कुछ इस पेज पे बताने वाली। चलें, आपका एक छोटा सा टेस्ट है, सवाल है आपका कि डेटर IFRS 9 की रोशनी में फाइनेंशियल एसेट और IAS 21 की रोशनी में मॉनेटरी आइटम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 की रोशनी में फाइनेंशियल और IAS 21 की रोशनी में नॉन मॉनेटरी। अभी बताइए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये अलग अलग चीज़ें आपको पता है, ऐसे ही थोड़ा तंग कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स IFRS 9 की रोशनी में, चलें जी नोट कर लें, फाइनेंशियल एसेट और IAS 21 की रोशनी में मॉनेटरी। मॉनेटरी मुझे क्या लगता है, नहीं अगली क्लासों में मैं यही बोला करूँगा, मॉनेटरी याद रह जाता है ना तरह से। हाँ मिल जाते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं। अब कभी भी बाजार चले जाओ ना तो ज़रूर होता है, कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर मिलना होता है। अच्छा जी, तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होना 4 साल में। ओके, नेक्स्ट
अस्सलाम वालेकुम भाई, सर के लिए एक चाय ना कप ला दो, सर कह रहे हैं। सर सब सर वॉइस नोट भेज दिया। अच्छा जी, ये अल्फाज हैं, अब आपके सामने यूज़ कर लेने चाहिए मुझे। ये अल्फाज किताब में हमने एक जगह लिखे हुए हैं, लेकिन उधर कुछ और माने से हैं, उसको काटना पड़ेगा आपको। मैं उसको डिलीट नहीं करवा रहा, छोड़े पड़े जहाँ भी हैं किताब में, इन अल्फाज को फॉलो कीजिएगा। एक नहीं, उधर वो गलत मतलब लिखा हुआ है उनका, उसको आप छोड़ दें, दुनिया बदल गई है। एक लफ्ज़ है फ्री ऑन बोर्ड, एक लफ्ज़ है कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट, और एक लफ्ज़ है डिलीवरी एंड टर्मिनल, और दूसरा लफ्ज़ है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो ये कुछ अल्फाज हैं या कुछ एब्रीविएशंस हैं, इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा? इनसे फ़र्क ये पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल, वैसे आई कैप इसको टेस्ट करेगा। द रीज़न इसकी ये अल्फाज किताब में यूज़ नहीं हुए हुए, लेकिन दुनिया में यूज़ होते हैं। तो एक डर है कि कराची सी पोर्ट, बाहर के मुल्क का कोई सी पोर्ट बता दें जहाँ से आती हों चीज़ें। गवादर। तो चलो फिर जर्मनी से करते हैं, अब हमें पता जो ही नहीं फिर। अच्छा, हमारे यहाँ कराची सी पोर्ट पे पानी का ये रंग है, और उधर के ये वाला कलर कर लें, पिंक कलर कर लें। अच्छा जी, चार मार्च को जहाज़ रवाना हुआ, 7 मार्च को जहाज़ पूरे जोबन के साथ लैंड कर गया, रास्ते में नहीं कराची में। सो गुड्स वर डिस्पैच्ड on 4 मार्च and received on 7th मार्च। $50 कर लेते हैं, चलें। $1 270 का है 4 मार्च को, और $1 280 का है 7 मार्च को। अच्छा, अब सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि एज्यूम करें हमने गुड्स मंगवाई हैं FOB बेस पे, और नीचे वाला कौन सा है, DAT बेस पे। तो अब दोनों सूरतों में हमारी एंट्रीज क्या होंगी जी? अच्छा, FOB बेस पे ना, इधर देखें, FOB बेस पे आपने परचेज तब बुक कर लेनी है जब चीज़ें उधर से लोड हुई। यानी FOB बेस पे ना चीज़ें देखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको उसने कहा चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको बुक कर लें। बताएं जी, क्या एंट्री करेंगे 4 मार्च को? बोलें जी। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। तो चलें, एज्यूम कर रहा हूँ मैं क्रेडिट परचेज है, कितना? $50। ज़रब 270। इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट, यानी इन ट्रांजिट है ना, अभी हमारे पास तो नहीं आई ना। इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट कितने से जी? 13। तो FOB पे ना, 1 मिनट 2 मिनट दे दें बस। FOB में परचेज कब बुक हो जाती है? जब चीज़ें वहीं पे लोड होती हैं। हाँ, फिर इधर 7 मार्च को भी एंट्री होती है, लेकिन अब लेटेस्ट रेट पे नहीं होगी, बिकॉज इन्वेंट्री इज नाउ अ नॉन मॉनेटरी आइटम। अब आप इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट करके और इन्वेंट्री डेबिट कर लें, बस ये एक शिफ्टिंग एंट्री है, इतनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन पेपर में कर देंगे तो आप बेहतर होगी। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ
अगर खुदा ना खास्ता हमारा एग्रीमेंट कौन सा होता, अभी था हमारा FOB वाला, लेकिन अगर हमारा DAT वाला एग्रीमेंट होता तो फिर हमने बुक करनी है इन्वेंट्री तब जब हमारे पास पहुंचे, रास्ते में जो मर्जी हो। DAT, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स रीच द डेस्टिनेशन एट लोकल पोर्ट। ऐसी सूरत में 4 मार्च को कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि चीज़ हमारी बनी नहीं, और 7 मार्च को डायरेक्ट एंट्री होगी, इन्वेंट्री डेबिट। लेकिन अब जाहिर बात है इस दिन का स्पॉट रेट यूज़ करेंगे। पहले मैंने क्यों नहीं लेटेस्ट स्पॉट रेट यूज़ किया इस दिन, क्योंकि इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है, परचेज ऑलरेडी लॉक हो चुकी है। जब परचेज बुक होगी तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब इधर क्या करूं, $50 इंटू 1400। चलें, पेमेंट तो इस हिसाब से नहीं होगी। पेमेंट कैसे होगी बच्चों, सारा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा IAS 21 इससे भूल रहे, अगर इसने रिवाइज किया होता सवाल ना पूछता। पेमेंट $50 आप पे करेंगे, उस वक्त डॉलर 281 रुपये का हो जाएगा। वो एक हम एंट्री करते थे, आपको याद आएगी, क्रेडिटर डेबिट 14,000, कैश क्रेडिट 50 ज़रब 281, बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाता था। वो इंशाल्लाह परेशानी वाली बात नहीं, इसलिए वो एंट्री मैंने कराई नहीं। पेमेंट $50 की होगी, जिस दिन डॉलर पे होगा उस दिन के रेट के मुताबिक। ठीक है, तस्वीर वाले तस्वीर ले लें, फिर मैं क्वेश्चन को अलग हाईलाइट करता हूँ, सोल्यूशन को अलग हाईलाइट करता हूँ बड़ा बड़ा करके। आप लोगों के यहाँ बारिश होती है? बारिश छोड़ दें ज़्यादा कम के चक्कर में, वो किसी का कॉपीराइट पे। कंसिस्टेंट बच्चे हाथ खड़ा करें, कंसिस्टेंसी से क्लासों में आते रहे माशाल्लाह। किस वाले से कह रहे हैं? लेक्चर लिए। टेक अ ब्रेक एंड फील रिफ्रेश्ड, ये कहाँ से मैसेज आ रहे हैं? एंजॉय अ पीसफुल गेटवे विद ग्रीन माउंटेन्स एंड फ्रेश एयर। ये 7237 है कोई नंबर से मैसेज आया। आज सबस कपड़े पहन के आने थे। चलें भाई वापस आ जाएं, पूर्वकार। किधर है? चलें जी आगे चलें। Free on board is a risk and rewards are transferred when goods are loaded at a foreign seaport. And here the risk and rewards are transferred when the goods reach at local port. अच्छा यार, IAS 12 में एक बच्चे ने कल ऑनलाइन मीटिंग में सवाल पूछा है, उसको देख लें। फिर अभी तक ICAP में टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हल्का फुल्का सा लिखा हुआ है। असल में आप लोगों ने टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टैक्स क्रेडिट्स वाला
ये आपका करंट टैक्स है, ये आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं। फर्ज करें 100 रुपये, ये उसके ऊपर टैक्स है 30। अब आपने माइनस किया टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट बताएं आपके जहन में क्या होगा? टैक्स माफ हो रहा है या टैक्स और देना पड़ रहा है? तो सवाल में दिया होगा टैक्स क्रेडिट, यानी हम आपको टैक्स छोड़े हैं। तो हम आपको टैक्स छोड़े हैं 35 का। अब कितना टैक्स, हम कितना डिस्काउंट लेना चाह रहे थे? 35। हमारा टैक्स कितना पड़ा हुआ था? क्या ये जो 5 क्या हमें टैक्स है ये कैरी फॉरवर्ड होगा? जी बिल्कुल, अगर लॉ कहेगा तो, अगर सवाल कहेगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर लें? 5। कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, इट इज अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। Excellent. It is unused tax credit. Therefore, this 5 will go in deferred tax working. Excellent. Deferred tax asset, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स की बचत होनी है। तो जिस तरह एक लफ्ज आता था ना अनयूज्ड लॉस, तो एक लफ्ज आएगा अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। लेकिन खुदा के लिए इस पे रेट ना लगाइएगा, ये तो ऑलरेडी टैक्स क्रेडिट है, ये टैक्स टाइप चीज है। तो इसका DTA डेफर्ड टैक्स एसेट अगले साल फिर इस 5 को करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस कर लेंगे। नोट करें, फिर मैं को उर्दू शुर्दू लिखवा देता हूं। मीटर डलवा के लाए इसमें, चलें लिए। पराई पुनी का पाप न बन। नहीं सुना हुआ? कोई घर में नहीं मुहावरे बोले जाते पंजाबी? कितने लोगों के घर में ये बोला जाता है मुहावरा? अच्छा, इसको लिख लें जी 2010 और लिखें 2011 की करंट टैक्स की वर्किंग में। अब 5 माइनस हो जाएगा, 2011 की करंट टैक्स की वर्किंग में 5 माइनस हो जाएगा। चुप रहो। तो टैक्स क्रेडिट सवाल में ना आपको दिया होगा चलते चलते, तो इसको क्वेश्चन में ये दिया होगा। क्वेश्चन में आपको फिगर दी होगी जी हमारा टैक्स क्रेडिट है 35। उसको आपने कोशिश कहाँ करनी है? करंट टैक्स में माइनस करने की। माइनस हो गया तो वेल एंड गुड, ना माइनस हो सका तो उसको यूज़ करने की कोशिश करनी है अगले साल। लेकिन हमारे साल उसको क्या कहते हैं? अनयूज। उस पर रेट क्यों नहीं लगाना? क्योंकि वो टैक्स क्रेडिट टैक्स टाइप चीज होती है, यानी टैक्स इतना छोड़ना है। अनयूज टैक्स क्रेडिट। मुझे बना के देखना पड़ेगा, याद करा देना। अच्छा, मैंने रिकॉन्सिलेशन बनवाई थी रेट की बेस पे। नहीं,
एक रिकॉन्सिलिएशन बनती है इन रुपीज़, इन पाक रुपीज़, एक रिकॉन्सिलिएशन बनती है इन परसेंटेज। ठीक है, ये भी करते हैं इंशाल्लाह। पेज 402 निकालें। IS 12। अच्छा, यहाँ को टिक टुक लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ? अच्छा अच्छा, मुझे बताएं आप कि इस बंदे ने कितने % टैक्स दिया है? नहीं, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। मिक्स तो बात नहीं होती ना, कोई ऐसे ठोस बात करो, बताएं जरा। हाँ जी, ये समझ आया कैसे निकाला मैंने? इसने 28.2% टैक्स दिया है। वैसे पाकिस्तान में कितना रेट चल रहा है? इसने कितना दिया है? क्या मैं इस 30 को इस 28% से रिकंसाइल करा सकता हूं थ्रू परसेंटेज? बड़ा आसान सा मेथड है, वो कोई मसला नहीं। वैसे ज़रा पहले कहानी समझें, इसको ज़रा साइड पर रखें। वैसे लोगों का टैक्स बनता है 152.4, लेकिन मेरी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, मेरे ख्याल से एग्जेम्प्ट इनकम्स आने की वजह से मेरा रेट गिरेगा। इसके अलावा मेरी कोई ऐसी इनकम भी है जिस पे रेट कम है, इस वजह से भी मेरा रेट कम होगा। यानी 30 की लोग 30% टैक्स दे रहे होंगे और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ओए होए होए, कोई डोनेशन होगी कोई सवाल में, नॉट अलाउड टाइप चीज, नॉट अलाउड की वजह से मेरा टैक्स बढ़ेगा। तो ये कुछ कहानियां हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वी शुड थिंक लाइक दिस। पेपर में एक सादा सा काम करना है, खुदा ना खास्ता अगर कभी कह दे रिकॉन्सिलिएशन बनाए बेस्ड ऑन परसेंटेज नॉट इन रुपीज, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? बस आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने रुपीस की बेस पे रिकॉन्सिलिएशन बनानी है जी, बनानी है। उसको बना के वर्किंग में फेंक देना है और इधर से आप लोगों ने एक एक फिगर पकड़ के ना डिवाइड करना शुरू कर देना है 508 से। सबको पकड़ के 508 से डिवाइड कर देना है। 3.6 डिवाइडेड बाय 508, 7 डिवाइडेड बाय 508, 1.5 डिवाइडेड बाय 508। आखिरी वाले को ना कीजिएगा, उसकी खैर है, ये वाला ऑटोमेटिकली 30 ही आएगा क्योंकि पहले आपने उसी पे 30 लगा के ये लगाया हुआ है। ये कितना आ गया? 30। ये 0.71। ये हो क्या रहा है? सबका रेट 30 है, मेरा रेट 0.71 से कम होकर 29 की तरफ जा रहा है, फिर मेरा रेट 1 से और कम होके 28 की तरफ जा रहा है, मेरा रेट कम होता जा रहा है। लेकिन नॉट अलाउड की वजह से पहले जमाई ले लिया कर, फिर कर लिया कर, ये जिंदगी के असूल। अच्छा आगे चलें। 0.30, 28.21। तो लिखें, रुपीज वाली सारी फिगर्स को पीबीटी से डिवाइड करना होता है, रुपीज वाली सारी फिगर्स को पीबीटी से डिवाइड करना होता है। तो रिकॉन्सिलिएशन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, आप लोगों की तबीयत में क्या है? यानी कि अपने खुद से क्लेम ना किया करो। अच्छा, आप लोगों की तबीयत में क्या है कि अगला बंदा अगर मैसेज आपने किया, ब्लू टिक आपको नज़र आ गए, तो फिर 15 मिनट बाद आप दोबारा ज़रा भाईजान हो सकता है अच्छा तो 3 बार क्वेश्चन मार्क तो टॉप भेज दें, एक मिनट
मैं तो वैसे मेरे ख्याल से बंदे को 24 से 48 घंटे देता हूँ वैसे, एक दफ़ा मैसेज भेज के 24 से 48 घंटे दे दिए। और अगर सर आसिफ के मैं मिसाल देता हूँ, अगर नहीं रिप्लाई करते तो फिर मैं जब कभी उनसे फिज़िकली मिलूँ तब बात कर लेता हूँ। तो इस तरह क्या होता है, अब आप थोड़े से आप बड़े बड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हो जाती है, बात हो जाती है, लेकिन ये अजीब वैसे थोड़ा सा टाइम दिया करें अगले बंदे को, थोड़ा सा क्वेश्चन दिया करें आप हजरात। अच्छा चलें आगे चलें। अच्छा नहीं बस अगले को फिर रिमाइंडर भेज दिया, नहीं तो ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा एक आदत है वैसे, वो तो कोशिश करें दुनिया में ख़त्म हो जाए, यानी कि अपनी जेब में पैसे होते हैं फिर भी अगले के खर्च करवाने होते हैं। ये अपनी तरफ इशारा करो, दूसरों को मत देखा करो, दूसरों को मत देखा करो। कैमरा बंद करो, इसकी मिसालें देना शुरू करूँ मैं। छोड़ो परे, ऑन कर दो, चलो ऑफ कर दो। अच्छा ऑनलाइन वाले हजरात सुन लें, कल भी मीटिंग 1.5 से 2 घंटे पे चलेगी, बहुत लंबी होती जा रही है मीटिंग। इसमें अब हाल हम ये करेंगे कि जिसके 3 सवाल होंगे वो पहले 25 मिनट में ज्वाइन कर ले मीटिंग, और जिसके 3 से ज़्यादा सवाल हों वो फिर 25 मिनट के बाद आए, क्योंकि फिर लंबे सवालों वाले परेशान रहते हैं, छोटे सवालों वाले भी कहते हैं यार हमें आखिर में घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर में ये 3 सवाल ही मैंने पूछने थे, और ये भी सर ने कहना था मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अच्छा आगे चलें। अगले पेज नंबर कौन से? अच्छा इसको कुछ हल्की फुल्की तरह रिवीजन कर लेना। पिछला सवाल है कोई ऐसा रिकॉन्सिलेशन बनी हुई, इसे ज़रा कन्वर्ट करें। कोई सवाल देख लें जिसमें रिकॉन्सिलेशन बनी हो। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 पेज 394 पे, इसे कन्वर्ट करें ज़रा, कैसे वो कन्वर्ट होगा। 25 यार पेज 394 डिवाइडेड बाय 80, उसके बाद 1.6 डिवाइडेड बाय 80, 0.0 ज़्यादा होगी, 0.100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे ना, इजी करवाना चाहिए था वरना गड़बड़ हो रही है। देखा 0. ये प्लस होगा जो साइन उधर है। टू 32.8। अच्छा यार इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी एंड पे चेक कर लीजिएगा कि 25 की बजाय 26 टैक्स दिया है, तो इसका मतलब है 32 की बजाय 32.8% देना पड़ा। तो लॉजिकली भी चेक कर लीजिएगा, समझ आ गई ना। मतलब ये कि आप 26 को डिवाइड करो 80 से तो यही जवाब आएगा 32.8। मैं तो वैसे बात कर रहा था कि 25 मिलियन टैक्स की बजाय 26 मिलियन टैक्स दिया है। इसका मतलब है अगर लोगों के लिए रेट 32 है तो मेरे लिए शायद रेट 32 से कहीं और ज्यादा पहुंचा हो, आसमानों पे बढ़ गया रेट मेरे लिए, क्योंकि शायद इस सवाल में नॉट अलाउड टाइप चीजें और प्रायर ईयर टैक्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन शायद शुद्ध के चक्कर में नहीं पढ़ना हमने। अच्छा अगला कौन सा पेज नंबर लिखा हुआ है? पेज नंबर ना GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड है जी, अगले पेज नंबर छड़ के जा रहे हैं 292। अच्छा इसका जरा बताएं पेज 292 पे 0.4 का क्या बनेगा, इसकी जरा टेक्स्ट बेस बताएं, साथ वाले को कोनी मार के प्यार से मार दें जरा कोनी साथ वाले को, इसकी टेक्स्ट बेस बताएं। अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये जो लोन के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, पेज 292, ये जो लोन के प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, नहीं जीरो नहीं होगी। अगर जीरो होगी तो फिर देखो अजीब सी बात हो जाएगी, फिर पता क्या होगा, फिर आप कहोगे कि लोन के ऊपर टेम्परेरी डिफरेंस आ गया है, अब ये कब ख़त्म होना है, कभी भी नहीं। अच्छा अब इसको इस एंगल से सोचे,
मैंने 100 रुपया लोन लिया बिजनेसमैन ने, ये कब P&L में जाने अकाउंटिंग वालों की नजर में? नहीं, इंटरेस्ट तो अलग चीज है, मैं इस 100 रुपए की बात कर रहा हूं, कभी P&L में नहीं जाना। क्यों? लाइबिलिटी है। क्लियर? IFRS 9 शायद आपको आएगा मॉक में, IAS 12 के साथ मॉक आउट कर दिया। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है IAS 12 की कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी जो क्लास में ना की हो मॉक में। उसमें फिर मैंने कहा था चैलेंज क्या होता है, कैरिंग अमाउंट निकालना क्लास में सिखाई होती है क्योंकि वो IFRS 9 पढ़ा हुआ है, और करंट टैक्स की वर्किंग में क्या उल्टाना है जो क्लास में हम P&L में लेके जाते थे उसको उल्टाना है। टैक्स बेस कैसे निकलेगी वो सवाल बताया करेगा, वो सवाल बताएगा। तो अच्छा, मैं ये आपसे बात कर रहा था कि लोन मैंने लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब जब ये लोन डेबिट होगा, जब कभी वापस होगा तो कैश क्रेडिट होगा ना, तो बोले इट विल नेवर हिट P&L एज पर टैक्स रूल्स। बता दें टैक्स वालों के मुताबिक क्या होगा, जब लोन लिया तो वो कहेंगे लाइबिलिटी बढ़ गई, जब लोन वापस किया लाइबिलिटी कम होगी। मेरे ख्याल से वो भी कभी अपने P&L में नहीं डालेंगे। एक लाइन पढ़ें क्या लिखी हुई है, द रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आते हैं, या लोन को खर्चे में डालो या लोन को इनकम में डालो। लोन को तो ना अकाउंटिंग वाले P&L में डालते हैं ना, तो टैक्स वालों की नजर में लोन की रीपेमेंट के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। मींस नॉट अ डिडक्शन नॉट एन इनकम, ना ये डिडक्शन है ना ये इनकम है, तो फिर ये लोन ही है ना। तो याद रखिएगा जो लोन के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनकी कैरिंग अमाउंट भी वही होती है और टैक्स बेस भी वही होती है। IAS 12 कर लिए रिवाइज वैसे घर में? उसमें वो IFRS 9 की 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं वो करवाई नहीं है मैंने, आखिरी 1-2 क्वेश्चन है IAS 12 के, हाँ पास पेपर के, उसमें IAS 12 की एडजस्टमेंट्स हैं और वो करवाई भी हुई है मैंने क्लास में। क्या? हाँ, मॉक डिले कर दें तो यार 9:01 पे करा दो। यार मेरी बात सुन, जिसकी तैयारी छोटी ईद और बड़ी ईद पे पिछले टॉपिक्स की नहीं हुई ना, उसको आप 15 दिन भी और दे दोगे ना, उसकी तैयारी नहीं होनी। ओके, आगे चलें। लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। बस किसी टॉपिक का कोई सब टॉपिक ना छोड़ के जाइएगा। लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। आप बता दें जी इसकी भी क्या होगी, उधर पेएबल था इधर रिसीवेबल है। डन? अच्छा जी आगे एक और मिसाल पढ़ें, 0.6। भाई आप तीनों को मुझे माजरत करनी पड़ेगी और आपको फिर दूसरे बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। अ मशीन कॉस्ट ₹100, एक मशीन की कॉस्ट है 100 रुपया, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इज 90, कैरिंग अमाउंट मशीन इज 90। जैन अली और बुरहान और हाशिर ये तीनों ज़रा खड़े हो जाएं और 1 मिनट बाद बैठ जाएं, वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था। आगे चलें। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इज़ 90। इधर आप लोगों की क्लास में भी है कोई ऐसे? साउद खड़े हो जाएं, कुतुब खड़े हो जाएं, ओन खड़े हो जाए, दानिश खड़े हो जाएं और 5 मिनट बाद बैठ जाएं। फॉर टैक्स पर्पजेस, फॉर टैक्स पर्पजेस। अच्छा जी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 90। फॉर टैक्स पर्पजेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एंड करंट एंड प्रायर ईयर्स। रुक जाएं और यहां टैक्स बेस बता दें, आगे की कहानी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। एक्सेलेंट। फॉर टैक्स पर्पजेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट एंड प्रायर पीरियड्स एंड द रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बच गई? विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर। बकाया कॉस्ट कब माइनस होगी? फ्यूचर में, ईदर एज और थ्रू अ डिडक्शन ऑन। ऐसा भी हो सकता है अगले साल एसेट चोरी हो जाए, मिसाल दे रहा हूं,
अगर चोरी हो जाए तो सारा के सारी कॉस्ट 70 की जो रहेगी एकदम डिस्पोजल अकाउंट में खर्चे के तौर पे चली जाएगी। तो एक बार याद रखिएगा, जरूरी नहीं फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो, फ्यूचर में टैक्स लॉस भी आ सकता है। तो फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, फ्यूचर में टैक्स लॉस भी आ सकता है। ऐसे ही वो बात बताने के लिए कर रहा है। आगे वो ये बता रहा है कि अल्लाह का शुक्र है फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स होंगे, रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजिंग द मशीन इज टैक्सेबल। जो मशीन से हम चीज़ें बना रहे हैं वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, यानी हमारे बिजनेस पे टैक्स लगता है, ये बता रहा है। एनी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन विल बी टैक्सेबल, ये हमें पता है। मशीन के ऊपर टैक्स गेन आ जाए तो उस पर क्या लगता है। एंड एनी लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी डिडक्टेबल। तो मुझे बता दें ये 70 के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। 3 बातें। नंबर 1, या ये 70 फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो सकते हैं, या 70 के अगेंस्ट लॉस आ सकते हैं फ्यूचर में, 70 वाली चीज 10 की बिक जाए, या 70 वाली चीज अगर 72 की बिक जाए 2 का क्या आ सकता है, गेन। तो ईदर दिस 70 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, और इसके ऊपर क्या आएगा, गेन, या इसके ऊपर क्या आएगा। ये अल्फाज सॉल्यूशन को बदलेंगे नहीं, बस फ्यूचर की कहानी बता रहे थे टीचर की जबानी। डन। अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो नहीं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पॉज करो। अच्छा, अगला केड़ा स्टैंडर्ड है भाई, IAS IFRS 16। उसमें तो कुछ भी नहीं, वो ऐसी एक बात लिखी हुई थी। अच्छा, ये GRV आपके सवालों में आती है, GRV आती है ना, GRV। तो GRV के अंदर एक चीज़ है कि GRV हमने कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए माइनस करना है या नहीं, तो वो आप कर दीजिएगा माइनस। वैसे एज सच कोई वाज़े गाइडेंस स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन GRV को फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन लेसी की किताबों में, लेसर की किताबों में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है वो तो लेसी की किताबों में GRV को क्या कर दीजिएगा, माइनस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट ऑफ यूज में आ जाती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन तो माइनस कर देना। कॉस्ट, जब आप राइट ऑफ यूज की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लें तो उसको रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे ले लें। अच्छा जी, IAS 28। 2 बातें हमारी रहती हैं, रीस्ट्रक्चरिंग और कॉन्टिंजेंट एसेट, और ये बात मिली हुई है इसके साथ एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स वाली। ये हम वॉल्यूम 2 में चले गए हैं, वॉल्यूम 1 का कुछ रहता है, हाँ ये रहते हैं ना, ठीक है इसको छोड़ें, ये वॉल्यूम 2 में भी ये वाला सफ़ा है, और अजीब अंका वाला सवाल वैसे ही हमारा। अच्छा जी, IAS 28 एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अच्छा मोहतरम, ये बताएं आप कि वर्किंग 1 में रीस्ट्रक्चरिंग की फेयर वैल्यू जानी चाहिए अगर पेरेंट का प्लान है कि सब्सिडरी के कुछ यूनिट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। IAS 37 के नॉलेज की बुनियाद पे जवाब नहीं, इंशाल्लाह जवाब सही होगा। अगर पेरेंट का एक्विजिशन डेट पे प्लान है कि फ्यूचर में सब्सिडरी के कुछ यूनिट्स की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो क्या एक्विजिशन डेट पे अगर रीस्ट्रक्चरिंग की फेयर वैल्यू दे दे और पेरेंट ने भी प्लान किया हो कि मैंने ऐसा करना है, तो क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग की एंट्री कर देनी चाहिए एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग वर्किंग 1 में, क्योंकि अभी तक क्या किया है, सिर्फ प्लान किया है। तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में वाज़े गाइडेंस अवेलेबल है कि पेरेंट का प्लान उसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बना देता। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसका नाम रखा है स्टैंडर्ड ने, एंड इट इज ऑन पेज 26। कर दे कम्युनिकेट वो फिर और बात है। पेज 26, पेज 26 तो यार वो उसमें आ जाएगा ना, IAS 28 में तो नहीं आएगा। ये पैरा हमारा रहता था एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स। The costs the acquirer
एक्सपेक्ट्स बट इज नॉट ऑब्लाइज्ड। समझ आ गई? यहां तक तकरीबन बात उसने खत्म कर दी है। द कॉस्ट द एक्वायरर कौन होता है? पेरेंट। एक्सपेक्ट्स बट इज नॉट obliged to incur in future to affect its plan to exit an activity of an acquiree. What is our plan? Plan is to exit an activity of an acquiree. This is my plan. The cost the acquirer expects but is not obliged to incur in future to affect its plan to exit an activity of acquiree or to terminate the employment or relocation of acquiree's employees or not liabilities at acquisition date. This plan is not a liability because it is just a plan. The implication of above for restructuring cost is that acquirer should not recognize a liability for cost of restructuring a subsidiary or for any other cost expected to be incurred as a result of including future operating losses भी नहीं. This is because a plan to restructure after acquisition. प्लान अभी है लेकिन करनी कब है restructuring? Cannot be a at acquisition date. For there to be a liability there must have been a पास्ट इवेंट. कोई पास्ट इवेंट होना चाहिए. दिस कैन ओनली बी, ऐसा कब हो सकता है? इफ सब्सिडरी वॉज ऑलरेडी कमिटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग बिफोर. अगर उसने एक्विजिशन डेट से पहले कमिटमेंट कर ली हुई है लेकिन फिर तो उसने शायद खुद भी रिकॉर्ड कर दी हो अपनी किताबों में, फिर भी शायद हमें रिकॉर्ड ना करनी पड़े अगर उसने खुद अपनी किताबों में क्या कर दी हुई है? रिकॉर्ड. फिर वो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए खुदा ना खास्ता कि कमिट कर दी है रिकॉर्ड नहीं की, फिर आप कह सकते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, फिर और बात है. अच्छा, यहां पे खड़े होके ना एक दो चीजें आपको बता दूं. ये इधर हम आए हुए हैं इसलिए कि पेज नंबर 23 पे ना कुछ डेफिनेशंस हैं. पेज नंबर 23 पे कुछ डेफिनेशंस हैं. पेज 23 पे कुछ डेफिनेशंस हैं. ये अपेंडिक्स के अंदर स्टैंडर्ड की दी होती हैं. ठीक है, दो स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 3 और 10. मेरा नहीं ख्याल ये डेफिनेशंस आपसे कभी पूछेगा. बिजनेस कॉम्बिनेशन, ग्रुप, पेरेंट, सब्सिडरी, कंट्रोल, एक्विजिशन, एक्वायरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्री एक्विजिशन, पोस्ट NCI, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे ही मैंने आपको एक चीज़ बता दी है. आप लोगों ने लिख लिया अपेंडिक्स. यहाँ पे अपेंडिक्स के अंदर इनके डेफिनेशंस हैं. मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ आज कि हमारे दो पैराज हैं. देयर आर 2 पैराज जो कि स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं. देयर आर 2 पैराज जो कि स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमने आज लेके चलना है ताकि पेपर में अगर वो खोलने पड़े तो हमें वो याद रहें. कंट्रोल किसी को याद है कब एग्जिस्ट करता है? जब 3 बातें पाई जाएं. हमारी पावर हो इन्वेस्टी के ऊपर, और हमारा डिविडेंड लेने का राइट हो. डिविडेंड वेरिएबल होता है या हर साल फिक्स होता है? डिविडेंड लेने का राइट हो, और हम इस काबिल हों कि डिविडेंड लेने के डिसीजन में अपनी पावर चला सकें. ये 3 बातें कितनों को याद हैं? एक दिन लेक्चर के अंदर ये डिस्कस की थी सारी. चलें छोड़ें परे. हमारा सब्सिडरी पे कब कंट्रोल एग्जिस्ट करता है? जब कितनी बातें पाई जाएं? 3. हमारी पावर हो इन्वेस्टी के ऊपर, हमारा डिविडेंड लेने का हक हो, और डिविडेंड का डिसीजन हमारे हाथ से गुजरता हो. इन तीनों सूरतों में हमारा इसके ऊपर क्या होगा? कंट्रोल. तो इन्वेस्टर शेल डिटरमिन वेदर इट इज अ पेरेंट बाय असेसिंग वेदर इट हैज अ कंट्रोल. एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी एंड हैज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दोज रिटर्न्स बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी. ये 3 बातें, पावर, एक्सपोजर और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इधर लिखी हुई है, वरना पैरा नंबर इनका 6 है स्टैंडर्ड का. वो भी मैं खोल के दिखा देता हूं. असल जो आप लोगों ने एक पैरा याद रखना है ना, बस बाकी बातें इधर से रीड आउट कर लीजिएगा. वो मैंने आपको रीड आउट करवा भी नहीं थी, MCQs भी इसके करवा दिए थे. असल जो पैरा सिर्फ याद रखने वाला ना, वो है डेट इज पैरा नंबर 4. पैरा नंबर 4. और इधर कौन सा पैरा है? ये पैरा नंबर 6 नहीं है, 7 है. पैरा नंबर 7. पैरा नंबर 7 में आपको कंट्रोल की डेफिनेशन मिलेगी, और पैरा नंबर मैंने यहां लिखा हुआ है नोट्स में आज के, पैरा नंबर 4 और 7.
पैरा नंबर 4 में किसी को याद है क्या था? कंडीशंस अंडर विच पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। 4 सूरतें ऐसी हैं कि अगर चारों की चारों पाई जाएं, तीसरी के बाद एंड था, तो ऐसी सूरत में पेरेंट ने कंसोलिडेशन नहीं करनी। ऐसा कोई एमसीक्यू उसके अंदर आ सकता है। तो ये बातें हमें कहां मिलेंगी? IFRS 10 में, पैरा 4 और 7 में। वो मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। IFRS 10 हमें कहां मिलेगा? पार्ट ए में, पार्ट बी में। पार्ट बी में सिर्फ 2 चीजें हैं। पार्ट बी में सिर्फ 2 चीजें हैं। नंबर 1, SAC 32 भी शायद पार्ट बी में है, वो देख लीजिएगा। SAC 32 पार्ट बी में है। IS 37 की एग्जांपल्स पार्ट बी में है। और IFRS 15 में एक मैंने एग्जांपल करवाई थी जिसके साथ लिखा हुआ था IE, इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल। वो भी आज आपको मैं दिखाई देता हूं। फिलहाल मुझे ये IFRS 10 खोलने दें। IFRS 10 में मैंने कौन सा पैरा आपको बताया? पैरा नंबर 4 और पैरा नंबर 7। तो पैरा नंबर 4 काफी तफसील से दिया हुआ है। पैरा नंबर 4 इसके अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किन सूरतों के अंदर IFRS ये पैरा 4 एन एंटिटी इज अ पेरेंट और बस कंसोलिडेशन करेगी। दिस IFRS नॉट अप्लाई एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये 4 बातें बताई हुई हैं। और इसके बाद कौन सा पैरा है? पैरा नंबर 7। हमारी पावर और इन्वेस्टी पे एक्सपोज्ड हो और एबिलिटी हो, ये 2 पैरास काफी हैं। पैरा नंबर 4 और 7। इसके बाद वो मैं आपको बीच में ऐसी तरह बात ज़हन में आ गई। पार्ट बी में एक तो SIC 32 में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको IFRS के अंदर IS 37 की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? IFRS 15। किसी को याद हो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर था, कस्टमाइज्ड ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। तो ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपके सामने हैं। और याद आ रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट। तो ये वैसे स्टैंडर्ड में एग्जांपल नंबर 11 है। लकीली हमारी बुक में भी एग्जांपल नंबर 11 थी। ये लकीली हमारी बुक में भी एग्जांपल 11 थी, स्टैंडर्ड में भी एग्जांपल 11 है। केस ए और केस बी में था सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ से मिल सकती है। तो बस ये 3 चीज़ें टोटल हैं जो स्टैंडर्ड में अवेलेबल हैं। अच्छा, पार्ट बी में नए स्टैंडर्ड में ABC लिखा होगा। वो जो छोटे पार्ट्स कल एक भाई लाया है, पार्ट C भी लाया था, AB, BB। तो B पार्ट छोटा सा है, पार्ट C तो फेंक दें, A और B सिर्फ यूज़ करना है। अच्छा, ये पास पेपर का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। फिलहाल रिस्ट्रक्चरिंग पास पेपर क्वेश्चन 4 का 3। अब ये वो एडजस्टमेंट पढ़ लें। इसमें ये हमारी रहती थी पेज नंबर 256। नहीं, इग्नोर नहीं, अब तो अंग्रेजी पढ़े ना। अपॉन एक्विजिशन डेट कब है? ये कम अप्रैल को। और ईयर एंड 31 दिसंबर, 9 महीने पहले। अपॉन एक्विजिशन HL हैड अ प्लान टू रिस्ट्रक्चर ML एट अ कॉस्ट ऑफ, बताएं जी क्या करें? HL हैड अ प्लान टू रिस्ट्रक्चर ML, जल्दी बताएं। प्लान को कुछ भी ना करें। कितने पे रिस्ट्रक्चरिंग करनी है? 80 पे। अच्छा, अप टू 31 दिसंबर 9 महीने में ML हैज इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड कॉस्ट फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एज पर HL प्लान। उसमें से इतनी कॉस्ट इनकर करके रिकॉर्ड भी कर दी। क्या करें भाई? एक्विजिशन डेट पे बाप ने कुछ किया ही नहीं। खुदा के लिए उसको रिवर्स क्यों करना है? अब तो भाई कम्युनिकेट दूर की बात, ही इज इनकर्ड। इनकर्ड तो कम्युनिकेट करके हुई होगी।
70 की नहीं, प्लान कितना है, 1 मिनट, यकम अप्रैल को प्लान कितना है? मैं 31 दिसंबर को खड़ा हूं, यकम अप्रैल को प्लान कितने है? 80 का। जनरल एंट्री कितने की हो गई? 70 की। कितने का प्लान अभी तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ? इस 10 के बारे में बताएं, उसने कुछ बता दिया है कि ये कम्युनिकेट हो गया या स्टिल अनकम्युनिकेटेड? क्या एज्यूम करें? प्लान ही होगा फिर तो। आईकैप ने भी बाकी 10 को इग्नोर किया हुआ है, बल्कि पूरी एडजस्टमेंट इग्नोर की हुई है। एडजस्टमेंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, एट एक्विजिशन डेट मेरा कितना प्लान है, तो वर्किंग 1 क्यों नहीं मैं हिट करूंगा? प्लान है, क्योंकि प्लान है। ये थोड़े से नंबर मिल गए। वर्किंग 1 में मैं ये नहीं लेके गया, थोड़े से नंबर मिल गए। अच्छा, इसके बाद उसमें से कितना प्लान एग्जीक्यूट हो गया? 70 का। कितना प्लान अभी तक प्लान ही है? उस 10 को मैं कह रहा हूं लिफ्ट ना कराएं। बाकी जो एग्जीक्यूट हो गया प्लान 70 का, उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज को निकाल दिए, रिडंडेंट कर दिए, उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो हो भी गया। तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो गया। हाँ, अगर लिखा होता कि प्लान हो गया और वो कम्युनिकेट हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि पे नहीं हुआ, फिर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर सही कर देते, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अच्छा अगली चीज, तो 10 स्टिल प्लान, उसको इग्नोर कर दें, और 70 को इसलिए इग्नोर कर दें डेट इज रिकॉर्डेड, और 80 को इसलिए इग्नोर कर दें क्योंकि ये प्लान है, इनको उठाएं, अगली एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आई एम सपोज टू से ट्राई टू विन। अच्छा, पराई पुणे का पाप न बन। कंटिंजेंट एसेट वाली एडजस्टमेंट रहती है हमारी, कोई ढूंढने कहीं पता नहीं कहाँ है। 3 का 3 मैं घर से लिख के आया हूँ, इसलिए तो ये पकड़ी गई है, वरना तो नहीं कहाँ से पकड़ी थी एडजस्टमेंट। अच्छा यार, ये एक है फटा सा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, IAS 37 वाली, जरा तसल्ली से सुनिएगा। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एट एक्विजिशन डेट, सब्सिडरी के खिलाफ केस हो गया, सब्सिडरी के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, सब्सिडरी ने अपनी किताबों में डिस्क्लोज किया हुआ है, तो एट एक्विजिशन डेट कैरिंग अमाउंट सब्सिडरी की बुक्स में कितनी आ रही होगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? जल्दी बताएं। 0, क्योंकि ये कौन सी लाइबिलिटी है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ये कैरिंग अमाउंट आ रही है। लेकिन सवाल कहते हैं इसकी फेयर वैल्यू 10 है, ठीक है। ऑन बैलेंस शीट डेट, ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करवाई थी पास पेपर के क्वेश्चन 1 में। ऑन बैलेंस शीट डेट एस ऑल्सो रिकॉर्डेड, ये लफ्ज लिखा होता था, एस ऑल्सो रिकॉर्डेड ₹8, यानी उसकी नजर में प्रोविजन बन गई। आप बता दें हम क्या एंट्री करते थे और किस दिन करते थे। ऑन एक्विजिशन किसी को एंट्री याद हो? एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। हाथ खड़ा करें किसी को याद आ रही है? एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। मैं कहता था कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पर लेकर जाएं, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की भी फेयर वैल्यू निकालनी है। कहीं सऊदी किंग के जाने के बाद ये पॉसिबल अगर प्रोबेबल बन गया, पुत्र इधर देख, ये पॉसिबल अगर ये किसके खिलाफ कोर्ट को केस हुआ होगा? केस अगेंस्ट सब्सिडरी, केस हुआ होगा सब्सिडरी के अगेंस्ट। और अगली एंट्री को याद करवाएं मुझे, जो काम बाप कर चुका है एक्विजिशन डेट पे, बाद में एस ऑल्सो रिकॉर्डेड, उसको सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या करें? अगर P&L का सवाल है तो ये, और अगर बैलेंस शीट का सवाल है SRE। ये पास पेपर के क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये काम एक सेकंड, ये काम कॉन्टिंजेंट एसेट के साथ नहीं करना कंसोलिडेशन में।
क्यों? वहां पे प्रूव नहीं, उसकी एंट्री तो फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी की भी नहीं होती। लेकिन ये काम कंटिंजेंट एसेट के साथ नहीं करना। रीजन इज कि कंटिंजेंट एसेट में हम बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, एसेट बिला वजह रिकॉर्ड करके बाद में फटे हो जाते हैं, और लाइबिलिटीज में भी एहतियात होती है। तो लाइबिलिटी साइड पर हम IAS 37 को क्रॉस करके आगे निकल गए, मुझे तो यही लग रहा है। लाइबिलिटी साइड पर हम IAS 37 को क्रॉस करके आगे निकल गए। IAS 37 ने क्या कहा था? डिस्क्लोज करो। हमने क्या कह दिया? वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर दो। IAS 37 की लिमिट्स क्रॉस करके आगे चले गए, तो ये IAS 37 में। और अगर बाद में आप खुद रिकॉर्ड कर लें वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह IAS 37 कंटिंजेंट एसेट के बारे में कहता है, उसी तरह IFRS 3 और 10 कंटिंजेंट एसेट के बारे में कहता है। कंटिंजेंट एसेट में ये दोनों एक हैं, भाई भाई हैं, समझ आ गई? IAS 1037 और IFRS 310 ये दोनों भाई भाई हैं। लेकिन एज फार एज द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज कंसर्न, तो ये दोनों भाई भाई नहीं है, बल्कि हम IAS 37 से भी आगे निकल जाते हैं और हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज को किस पे ले जाते हैं? फेयर वैल्यू पे। तो पता नहीं अब आप ये नोट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूं। नहीं, एक मिनट, उर्दू में भी तो लिखवा देता हूं, मैं पश्तो में भी लिखवाऊंगा। मैं आपको पहले एडजस्टमेंट दिखा दूं यार, ये हुई भी है डिस्कस क्लास में 1000 दफा। पास पेपर का क्वेश्चन 1 ऊपर से मिला के पढ़ें। एट डेट ऑफ एक्विजिशन SL has a contingent liability that is disclosed in the which had an estimated fair value of, तो 0 और 60 का डिफरेंस, एक्सपेंस इन वर्किंग ऑन डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, बाद में, द लाइबिलिटी हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय S ने भी रिकॉर्ड कर लिया अपनी किताबों में, जितना उसने रिकॉर्ड कर लिया उसको। ये काम किसके साथ किया था? कंटिंजेंट लायबिलिटी के साथ, ठीक है? तो फेयर वैल्यू ना दी हो तो फेयर वैल्यू दी होगी, ये गलत, फेयर वैल्यू ना दी हो। सवाल को तो चैलेंज नहीं करना ना हमने। अच्छा, अब कौन सा सवाल है ये? अच्छा, कंटिंजेंट एसेट, आ जाए जी इसमें। और इसके साथ मैं फिर आपको उर्दू लिखवा देता हूं। इधर बताएं ये क्या करना है। और कंटिंजेंट एसेट ऑफ 50 was डिस्क्लोज्ड ऑन एक्विजिशन डेट। बताएं क्या कहानी है, जल्दी बताएं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ है क्या? कंटिंजेंट एसेट कितना डिस्क्लोज हुआ है या रिकॉर्ड हुआ है? डिस्क्लोज हुआ है। तो इसकी भाई यही होता है जिंदगी में। इसकी कैरिंग अमाउंट बताएं, इसकी कैरिंग अमाउंट, हिम्मत हौसला 50 ही। इसको चपेड़े मारो क्लास से बाहर जाके, पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। अच्छा, सेकंड लास्ट क्लास में भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, कंटिंजेंट एसेट ऑफ 50 million एज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ। जी भाईजान बताएं इसको, फेयर वैल्यू बताएं इसकी 15। डू नोथिंग। लेकिन अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती तो एक्सपेंस डेबिट करते हैं हम 15 से और लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं। At year end, this contingent asset is still disclosed in financial statement at 46. Still disclosed. उल्टा दें, कैसे उल्टाएं? कैसे उल्टाएं? डिस्क्लोज्ड है अभी तक भी। हाँ, डिस्क्लोजर में अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन हमें कंसोलिडेटेड डिस्क्लोजर तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम क्या करें? अगर डिस्क्लोज है तो इसे क्या करें? ऑलरेडी पहले भी डिस्क्लोज थी, अब भी डिस्क्लोज है, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करने की जरूरत। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, मैं आपसे अब सवाल पूछने लगा हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट किताबों में 46 पे रिकॉर्ड कर ली होती, तो क्यों रिवर्स करते? हमने कौन सा एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड की हुई थी? दही बनानी हो कॉन्सेप्ट की, आपसे बनवा लें। अगर सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाद में वर्चुअली सर्टेन होने की वजह से रिकॉर्ड कर ली होती, तो मैं हुई रहने देते। वाई? एसेट है यार, उसका एसेट है, उसका राइट है। हमने कोई रिकॉर्ड किया जो रिवर्स करते फिर? तो ये बात मैं आपको बाद में लिखवा देता हूं, जरा सब्र करें, रिलैक्स हो जाए, फिर टेक लगाएं। एक्विजिशन डेट के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था,
और पैसे मिलने की उम्मीद थी 50, प्रोबेबल था 50, लेकिन कंटिजेंट एसेट होता है, फारक करें। तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर, सॉरी एक्विजिशन डेट के ऊपर 50 मिलने की उम्मीद थी, और फेयर वैल्यू हमारी नजर में कितनी थी? 15। लेकिन इस सब को फारक कर दें, क्योंकि कंटिजेंट एसेट में एहतियात करनी है, एसेट बिला वजह बुक नहीं करने, लेकिन लाइबिलिटीज बुक करनी है। अब हमने एक्विजिशन डेट पे बाप ने कितना रिकॉर्ड किया? नहीं। साल का एंड आया, बेटे की किताबों में स्टिल अनरिकॉर्डेड है, तो ठीक है, डिस्क्लोज हो रहे थे। हाँ, कंसोलिडेटेड नोट्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कंसोलिडेटेड पीएनएल हमारे सिलेबस में है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमारे सिलेबस में है, तो कंसोलिडेटेड नोट्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सब्सिडरी ने ईयर एंड तक भी उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्या करें? बिला वजह रिकॉर्ड करें। जिसको एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड नहीं किया उसको बाद में रिकॉर्ड करने की क्या तुक बनती है? मैंने तो आपसे कुछ और सवाल पूछा था, ये तो आसान था। मैंने कहा अगर खुदा ना खासा सब्सिडरी रिकॉर्ड भी कर चुकी होती तो क्या ये कोई एरर होती? क्या हमें इस पे कोई एतराज होता? क्यों ना एतराज होता? हमने कुछ किया ही नहीं था। किस दिन कुछ नहीं किया था? एक्विजिशन डेट में। तो लिखें जी, पास पेपर क्वेश्चन 1 में इसके साथ लिखें, सेकंड पास पेपर क्वेश्चन 1 में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, इसलिए एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे ले गए थे। पहले एक्विजिशन डेट की बहस कर लेना, समझ रहे हैं? पहले एक्विजिशन डेट की बहस कर लें। पास पेपर क्वेश्चन 1 में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, इसलिए इसको फेयर वैल्यू पे एक्विजिशन डेट पे ले गए थे, इसलिए इसको फेयर वैल्यू पर एक्विजिशन डेट पर ले गए थे। लेकिन इस सवाल में, लेकिन क्वेश्चन 3 है, लेकिन इस सवाल में कॉन्टिजेंट एसेट है, इसलिए इसको फेयर वैल्यू पर नहीं लेके जाना। इसलिए इसको एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पर लेके नहीं जाना। अगली बहस अब आप मेरे से कर लें कि आगे फिर क्या हुआ है ईयर एंड पे। यहाँ से थोड़े से मार्क्स तो आ जाएंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने 0 और 15 का डिफरेंस इग्नोर कर दिया है। इस 15 को आपने पेपर में इग्नोर कर दिया, इस पे तो मार्क्स आ गए आपके। अब मुझे बताएं ईयर एंड पे सब्सिडरी ने अपनी किताबों में क्या शो किया हुआ इसे? डिस्क्लोज। तो बस ठीक है, डिस्क्लोज करते रहने दें। मैं ये खुदा ना खास्ता गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था कि अगर सब्सिडरी को बाद में वर्चुअली सर्टन हो जाए और वो इसे रिकॉर्ड कर ले, तो फिर हमने क्या किया हुआ एक्विजिशन डेट पर बाप ने? तो आप सब्सिडरी को रिवर्स कराएं कुछ। तो अब लिखें आगे, अगर ईयर एंड पर सब्सिडरी ने रिकॉर्ड भी कर लिया होता कुछ, अगर ईयर एंड पर सब्सिडरी ने कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया होता तो हम उसे रिवर्स ना करते। अगर ईयर एंड पर सब्सिडरी ने कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया होता तो हम उसे रिवर्स ना करते। ईयर एंड पर सब्सिडरी ने कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया होता, हम उसे रिवर्स ना करते। इसको क्लोज करके ना यहाँ पार्ट अगला बनाते हैं हम। ये दो चीज़ें देख लें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कंसोलिडेशन में ना पीएनएल के सवाल में कौन सी वर्किंग्स करनी होती हैं और बैलेंस शीट के सवाल में कौन सी वर्किंग्स करनी होती हैं। तो पेज 218 पे देख लें कौन कौन सी वर्किंग्स आपने करनी होती हैं।
ये आप जैसा कोई बच्चा सवाल पूछता है फिर वो परमानेंट किताब का पार्ट बन जाता है। वैसे असूली तौर पे तो उसका नाम डाल के बनना चाहिए। इट वॉज रिटन इन बुक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, नहीं लेट का लफ्ज़ स्टूडेंट के लिए तो यूज़ नहीं होता ना, यानी कि चला गया तो लेट क्यों है, लेट का लफ्ज़ तो दुनिया से जाने वाले के लिए यूज़ होता है। अच्छा कौन सा पेज है? 218। आई होप इट्स क्लियर नाउ। 218 देख के चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वर्किंग वन क्यों ठोकी हुई है हमने P&L के सवाल में? वर्किंग वन की क्या ज़रूरत है इसमें? ये चीज़ छोड़ें, इसका एक और टेबल आपको दे दिया था मैंने। हाँ गुडविल नेगेटिव भी आ सकती है और अगर पॉजिटिव आ जाए तो इम्पेयरमेंट। थोड़ी सी ऐसे देख लो ना सरकार। तो बैलेंस शीट के सवाल में ये सारी वर्किंग्स है। बैलेंस शीट के सवाल में वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रॉफिट्स की वर्किंग है। और वर्किंग 6 करनी पड़ सकती है, आरी शारी कोई मिसिंग हो। और जो P&L का सवाल होगा उसमें ये, और जो P&L बैलेंस शीट का दोनों का होगा ऑब्वियसली फिर सारी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। क्या? हाँ यार ये बड़ा मसला अपनी जगह है। आप पेपर में क्या करेंगे? वर्किंग वन के बाद आप लोगों ने तो वर्किंग 5 लिखनी है, जितना मर्जी मना कर लो। देखिए अब इसके मैं आपके सामने 2 हल पेश करने लगा हूं, अब जो आपको पसंद आए। अगर आपने वर्किंग 6 तो सबसे पहले कुछ जगह छोड़ के होगी ना, ये ठीक है। वर्किंग 6 को अब इसका 2 हल हैं। एक हल ये है कि वर्किंग 1 आप लिखिएगा, वर्किंग 2 लिख के वो भी परेशान हो गया है, वो की रहा है सरकार कर ले वर्किंग तेरी मेहरबानी, लिख के काट दीजिएगा। एक हल ये है, और फिर वर्किंग 5 से आगे शुरू कर दीजिएगा। ये हल पसंद आया नहीं आया? गुस्सा चढ़ेगा उसको, गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा फिर ऐसे कीजिएगा, अगर आप बहुत ही शौक है तो फिर वो जो वर्किंग नंबर 8, 9, 10 करनी है ना, S to P, P to S, उसको यहाँ ठोक दीजिएगा। वर्किंग 2 गुडविल की इंपेयरमेंट निकालनी हुई बरकत के लिए 40 ज़रब 10%, 0.4, ये 4 जो भी निकली वो कर दीजिएगा। S to P का प्रॉफिट निकालना हुआ, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड है 50 डिवाइडेड बाई 120 ज़रब 20 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाई पीस शेयर। और मैंने कहा था इन वर्किंग्स की हेडिंग्स ना दिया करें, इस वर्किंग को इधर करके और करके उधर इसका नंबर डाल दिया करें, एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा किस चीज़ की वर्किंग है। वर्किंग्स की हेडिंग्स बनाने लग जाएंगे, S to P, P to S, ये सारा ये तो स्यापा प्रोग्राम हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये वाला कर लीजिएगा। वर्किंग नंबर 2, 3, 4 में कोई ऐसी छोटी मोटी वर्किंग्स डाल दीजिएगा जो आप लोग इसमें करते थे वर्किंग नंबर 8, 9 और 10 में, और वर्किंग 2, 3, 4 के लिए 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ कोई वर्किंग 8, 9, 10 कर लीजिएगा। 5 को 2 का नाम दे दें, ये तो आइडियल है कसम से, और क्या चाहिए पीछे। 5 को 2 का नाम दे दें तो आप अखीर हैं, थोड़ी देर बाद आपने SRU से समझ रहे होना है ये खतरा भी है। तो कितने लोग तो 5 को 2 बना लेंगे, दे यार माशाल्लाह बड़े हो गए हुए हैं। वर्किंग 1, 2, 3, 4 बस उनको पता है S प्रॉफिट लफ्ज़ आ गया, बात खत्म है। नहीं फिर भी तो थोड़ा सा तो होता है। अब वो वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को मैं वर्किंग 3 लिखूं, अच्छा that is beyond the control of entity, I can't do anything, ओके। और आखिरी चीज़ क्या लिखी हुई है? हाँ ये देखें, इधर देखें, इस स्टैंडर्ड के कौन से पैराज हैं जी? इस स्टैंडर्ड का पैरा नंबर लिखा हुआ है मैंने 3 और 6। पैरा 3 इधर एंट्रीज करके साथ साथ पोस्टिंग करते रहो ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट, ये एंट्री सोच के फिगर्स पोस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में डालो। क्या एंट्री करके पोस्ट नहीं की हो तो मेरा नहीं ख्याल उसके मार्क्स को देगा अगर रेलेवेंट जगह पे आप नहीं लेके गए, क्योंकि उसने तो P&L बैलेंस शीट मांगा है, थोड़े से भी नहीं देखा तेरी चाचे का पुत्र है।
इतनी वो मेहनत तो नहीं करेगा कि आपने कोई चीज़ पोस्ट ही नहीं की फेस पे उसके भी नंबर दे दे आपको। उसने तो P&L बैलेंस शीट मांगे, उसने तो चलो वर्किंग ठीक है, लेकिन एंट्री तो रिक्वायर्ड इन एनी केस नहीं है ना। आई कैप के सोल्यूशन देखो, ये सारी मैं तैयारी करके आया हुआ हूँ। जब आप लोग बिल्कुल थक जाएंगे ना, उस वक्त मैं ये आई कैप के सोल्यूशन खोलूँगा आपके सामने, और इसमें हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आज बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ये डबल एंट्रीज हैं, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ऊपर एंटिटी का नाम लिखा हुआ है। आपकी तरह नहीं उसका सोल्यूशन, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 10 रुपये और वो 10 भी इसी के नीचे। भाई ये आपकी एंट्रीज होती हैं, एग्जामिनर की ये होती हैं एंट्रीज। तो ये फ़र्क है प्रेजेंटेशन के अंदर, ये इंशाल्लाह हमने बात करनी है आपसे। तो ये हाँ जी सरकार। उसके बाद ये देखें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब ये देखें ना, ये फिगर्स वो नीचे वर्किंग में नहीं निकाल रहा, एथिट हो गया था प्रोग्राम। 150 इंटू 40% डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, यानी ये मेरे ख्याल से अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड की परसेंटेज है, और ये वो फिर डिवाइडेड बाई 120 10 प्रोग्राम, और ये 10 दूसरी जगह जा रहा होगा उधर SRE या CRE में, ये भी ढूंढ लेते हैं। ये 10 SRE या CRE में जा रहा होगा। ये फिर इसने देखें पूरा लिखा हुआ है अनरियलाइज प्रॉफिट, और ये इसको लिखना चाहिए था मैं उत्तू कड़े है, तो ये इसने थोड़ी सी कंजूसी की है, इसने नहीं बताया कहाँ से निकाला इसने। नहीं, फिर P&L देखें, जब जहन में एंट्रीज कर लेंगे बैलेंस शीट का सवाल करते हुए, एडमिन एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट, तो जब आप एडजस्टमेंट देख रहे होंगे, आप भी आसान वाली बोलते हैं, ठीक है। फिर जब आप बना रहे होंगे बैलेंस शीट, तो उस वक्त जो है जब P&L जब बना रहे होंगे, तो जब एंट्री पढ़ के फ़ौरन एडमिन एक्सपेंस की फिगर पे जाके नज़र मार लीजिएगा। मेरे तो ख्याल से नहीं, देखें जो एंट्री एक दफ़ा कर ली है, 3 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद तो याद रहती है। मुझे तो अभी सुबह की याद है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट 462 से मोबाइल वाली, मेरा घंटे 2 वाली मेमोरी भी चल रही है। तो अगर P&L में वो करनी पड़ जाए, तो मैं फिर सोचूंगा सेल क्रेडिट करनी है बस। वर्किंग्स बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वर्किंग्स क्यों करनी है? एंट्रीज को अभी ये दिन है ना आप लोगों के पास, तो इसमें यही करें, इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ के पहले बैलेंस शीट बना दी, फिर P&L बनाते हुए देख लिया, इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ के मेरे ख्याल से 70-80% एडजस्टमेंट तो विदाउट एंट्रीज फिर भी हो जाएंगे। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, ये डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा है? अच्छा जी, ये आपको ये सारा दिखाना है आज ज़रा। ये एग्जामिनर कमेंट्स लेटेस्ट अटैम्प्ट के तो वैसे ही हलवा प्रोग्राम था, लूट मची हुई थी। ये हिस्ट्री का आसान तरीन पेपर आया लेटेस्ट अटैम्प्ट में। ये 54% पास हुए हैं लोग IFRS 9 के सवाल में। एथिक्स के सवाल में 46% पास हुए हैं। IFRS 15, ये जो आखिरी सवाल किया था हमने क्वेश्चन 14, इसमें 45% पास हुए हैं। ये डीकमीशनिंग का सवाल था, हमारी किताब में क्वेश्चन 22 है, इसमें P&L बनाना था शायद, तो इसमें ज़रा पता नहीं क्यों कम है, 33%। फिर ये क्वेश्चन 5 कौन सा है, इसमें भी रगड़ा लगा हुआ है। ओ रट्टे वाला सवाल आ गया था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बतानी थी फिक्स्ड एसेट की। जब फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा हो तो पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, बुक वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट और ये सारा फ्री होल्ड लैंड और वो सारी बतानी है। तो 5 मिलियन से ज़्यादा और ये BV 5 लाख से ज़्यादा, तो ओवरऑल BV 5 मिलियन से ज़्यादा, शायद पता नहीं इस तरह की बातें थी। तो इसमें कितने % पास हुए हैं, इसमें एग्जामिनर कमेंट्स भी जाके देखते हैं हम। अबाउट हाफ ऑफ द एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू अर्न एनी मार्क्स which suggests that they may not have adequately prepared for this topic. However, it is worth mentioning that more examinees were able to earn full marks on this question. वो जो आपके साथ वाला है जिसका रट्टा मजबूत है, उन्होंने लुट मचा दिया। Then on any other question on the exam, पूरे बाकी सवालों में 12 रहा है, इसमें पूरे नंबर लिए हैं रट्टा प्रोग्राम। कहते ऐसे भी सरकारें हैं हमारे पास। अच्छा जी, वो अलग प्रोग्राम होगा इसके लिए, आपने मगरिब करवानी है। अच्छा जी, MCQ नंबर, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा है?
MCQs, इसमें कितने % पासिंग परसेंटेज है? अच्छा ये लीज़ का सवाल है जी, लीज़ को तो लोग 43% जी। उसके बाद कंसोलिडेशन, बस इसको गले लगाते हैं सारे। और ये कौन सा है? IS 12, वो जो थ्योरी का सवाल आ गया था सर, थ्योरी का भी सवाल आ सकता है तो वो वाला था। अच्छा अगली अटैम्प्ट में ज़रा देख लेते हैं, फिर एग्जामिनर कमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अगली क्लास में, यानी कि अगले पार्ट में। अगले ये 13% वाला कौन सा सवाल है? ये हमने किया तो होगा क्लास में, पहले यहाँ से ना शुरू करें। ये किया तो होगा हमने, कोई ना कोई ज़रूर किया होगा। ये क्वेश्चन 13 IFRS 15 वाला, हार्डवेयर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू वर्जन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। हाँ कुछ बच्चों ने होमवर्क करके क्या, अब ट्राई नहीं करते ना, अब इस तरह का सवाल देखते हैं थोड़ा सा शेकी होके के। एग्जामिनर कमेंट्स भी देख लेते हैं इसमें। 13%। ये जो पिछले से पिछली दफ़ा वाला सवाल है, ओवरऑल बेसिस एग्जामिनर सीम्स टू हैव नो आइडिया ऑफ IFRS 15 एग्जामिन इन दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ही नहीं पता चलिए। और दे दो। 50% examiners just made wild guesses and made haphazard entries. Very few examiners displayed the correct approach. For contract 1, examiners were confused in accounting for modification and did not compute the new transaction price for revenue. New transaction price weighted average करके. For point 2, examiners could not understand that maintenance is a distinct performance obligation. Maintenance को क्यों mix किया? And a part of a transaction price needed to be allocated to it. Further, at year end 80% of revenue was recorded for software. हालांकि सॉफ्टवेयर अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ, तो सॉफ्टवेयर का फिर रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड करना था जो चीज़ डिलीवर ही नहीं है। और कौन सा सवाल है? IFRS 9 करेक्टिंग एंट्रीज। ये क्वेश्चन 5 है हमारी किताब का, पास पेपर का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 ये फाइनल अकाउंट वाला एक, ये भी हमारी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद ये देख लेते हैं क्वेश्चन 6। तो पहले ही बोल चढ़ेगा। अच्छा चलें बस 1 मिनट और लगाएं, आधा मिनट, फिर ये अगले टाइम में भी ज़रा देख लें। ये देख रहे हैं हमारे बड़ों के साथ क्या हुई है, शर्म करें को बड़ों की जा कर लेते बंदा। ये एक्साइटमेंट लिमिटेड क्वेश्चन 12, वही 1600 घंटे और वो सारा IFRS 15 वाला। ओ तेरी खैर 10% मार्क्स, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फिर वो था ना, डिस्कशन थी, एनालाइज, और एथिक्स में इजी मार्क्स मिल सकते थे वैसे, 2 नंबर लेके सर की करना ऐसी। अच्छा 2 ही तो 50 पे पहुंच जाते हैं। अब ये IFRS 15 को रगड़ा लगाया, लेकिन इससे 10 में ठीक था, फिर भी IFRS 15 में बच्चों ने नंबर लिए हैं इसका। अच्छा एक और भी होता है, क्या कहते हैं कि जिसमें नंबर कम आ रहे हैं उसको फिर मैं छेक के रखता हूँ स्टैंडर्ड को अगली दफ़ा भी। अच्छा और कौन सा सवाल है? तीसरा भी हमने किया होगा, ये वही IFRS 9। इसलिए IFRS 9 वो हमने देखा था कि बार बार टेस्ट भी कर रहा है IFRS 9। इसमें रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ, ये क्लास में क्वेश्चन 4 था हमारी किताब का ये जी। ये रहने दें 5, अब देख के शर्मिंदगी होगी, पता नहीं कौन सा सवाल है। टेस्टिंग लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अब जो लेवल हमने कर लिया वही टेस्टिंग लेवल है। अब टेस्टिंग लेवल आपको पता लाने से कोई नहीं। ये वो रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स, ये तो पता नहीं, अब सीधा सीधा था ये भी 6%। तो ये शायद लोग देख के करते नहीं, आसान महसूस होता है उनको ज़्यादा, ये पता नहीं क्या करते हैं। चलें छोड़ें, एग्जामिनर कमेंट पढ़ लेते हैं यार, ये तो वेबसाइट पे पढ़े होते हैं ना। द करंट रिजल्ट, ये पिछली अटैम्प्ट का है, पिछली से पिछली, इज हायर देन प्रीवियस 20 छाड़। However, it is fairly consistent with the previous 3 session result. The element of selective study was evident. The number of examiners secured maximum of 1 mark in question 3, 4, 5 and 8. 3, 4, 5 and में मैक्सिमम भी 1 मार्क्स ले सके, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जान मार के भी 1 नंबर लिया, यानी पूरा साल उस टॉपिक में झक मारते रहे क्लास में। Whereas numerous other examiners secured full marks in these questions. ऐसे शहजादे भी थे साथ वाले, पूरे मार्क्स चेके हुए थे उन सवालों में।
Many examinees secured marks in 80s and 9 above highest marks were 93. Examinees generally secured good marks in 2 to 3 questions but failed to obtain reasonable marks in remaining questions. Lack of practice was evident in answer script as many examinees were found struggling to obtain the easy marks available in the paper. Lack of practice. Also working were haphazard and consequently partial marks could not be awarded as the trail for the calculations were not available. Partial marks भी कहते हैं मैंने उसको नहीं दिए इस वजह से कि कैलकुलेशन की ट्रेल अवेलेबल नहीं है, यानी वो फिगर कहाँ से आ रही है मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वर्किंग के रेफरेंस नहीं मिले, इस वजह से उसके नंबर मैंने नहीं दिए। तो मींस के जो वर्किंग आप करें उसको फिर बताएं कि कहाँ से लेके आ रहे हैं। ओके हाँ जी, इससे पिछली दफ़ा तो ये रिज़ल्ट आया ना 42%। 42% लुट मची हुई है पास होने वालों की। अब आपके टाइम में इंशाल्लाह 92%। MCQs में बता रहा है वो। अच्छा चलो यार ये पार्ट अभी क्लोज करते हैं। MCQ नंबर एक तो पैरा मुझे बता दें IAS 28 में कौन सा करना है। ठीक, पता नहीं आप लोग किस तरफ ले गए थे। पैरा नंबर क्या फ़ायदा हुआ इस सारी बहस का? लैक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ सेलेक्टिव स्टडी, तीसरी चीज़ वर्किंग्स का ट्रेल अवेलेबल नहीं है, और फाइनल अकाउंट को छोड़ रहे हैं, IFRS 9 को छोड़ रहे हैं और IFRS 15, ये 3 टॉपिक्स लिख लें। ऑब्वियसली वो कहता है कि जिन टॉपिक्स में पास्ट में कम नंबर आए हैं मैं उनको फिर दोबारा टेस्ट भी करता हूँ क्योंकि वही वाला बच्चा आ रहा होता है दोबारा। तो फाइनल अकाउंट, IFRS 9 और IFRS 15, इन 3 टॉपिक्स में पास्ट में कम मार्क्स आए हैं। लीज और IAS 12 में क्यों नहीं कम मार्क्स आए? इसी को करते रहते हैं हर वक्त तैयार। अच्छा IFRS 9 पे फिर मुझे भी महसूस हो रहा है कि हैंड रिटन पेजेस ना मैं आज दोबारा करवाऊँ थोड़े से, जिसमें वो 3 बातें थी, एट कॉस्ट, एक कुछ नहीं, मैं ये पेज खोल के आपको याद कराऊंगा, ऐसे बात याद नहीं आएगी। अच्छा है IFRS 9 हमने एजेंडे में डाला हुआ है, बाकी इन चीज़ों की खास ज़रूरत नहीं है। IAS 37 के 4 पास पेपर करके हमने क्या मार्का मार लेना है, तो कोई एक एडजस्टमेंट ही हो जाए। अच्छा IAS 28, IAS 28 में जी 2 पैराज हैं, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 6 क्यों है, कोई बता सकता है वाई पैरा नंबर 6? पैरा नंबर 6 में वो दिए हुए ना कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो भी है जिसमें हम एसोसिएट के शेयर 20% से कम खरीदें और स्टिल उसको एसोसिएट कह दें? जी बिल्कुल। पेज 214 के ऊपर पैरा 6 था ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिसी मेकिंग में, मटेरियल ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट पर्सनल चेंज और टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो 20% से कम भी हो लेकिन ये लाइन आ जाए तो डेट विल बी आवर एसोसिएट। और पैरा नंबर 3 मैंने क्यों लिखवाया है, इसलिए कि पैरा 3 में डेफिनेशंस हैं एसोसिएट की, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस हैं पैरा 3 में। अच्छा अब MCQ नंबर 20 में आपसे खोलने लगा हूँ ताकि हम इस पार्ट को क्लोज करें। MCQ 20 खोलें बिल्कुल एंड पर, फिर हम एक हेल्दी ब्रेक लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर शाहजैन एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? और कुछ सीखा नहीं, ये तो सीखे ना एसोसिएट बोलना। 18% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का हमने कितना कैपिटल खरीदा हुआ है? इस 18% पे नहीं जाना, धोखा है, सब्र कर जाए, हो सकता है आगे उन 5-6 बातों में से कोई बात हो। जैन इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी, इसके अलावा किसी ने 18% तक भी शेयर नहीं खरीदे हुए। एंड वी हैव अ डायरेक्टर बोर्ड में। अब बता दें वो जो सफ़े के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, क्या हमारा एक डायरेक्टर्स बोर्ड में मौजूद है? इसका मतलब है कि वो एक बात पूरी हो रही है, इसलिए चाहे शेयर्स 18% हैं फिर भी ये हमारी क्या बन जाएगी? एसोसिएट बन जाएगी, क्योंकि इनमें से एक बात पाई जा रही है। 23% हमने शेयर खरीदे में कंपनी बी के, देखने में एसोसिएट लग रही है, बट शाहजैन हम है। शाहजैन हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गए, उन्होंने ठुड्डा मार दिया, उन्होंने कहा जाओ बाहर। टेक्स नो पार्ट इन मैनेजमेंट, हम मशवरा देने जाते हैं, ऐसे करके हमें ठुड्डा मार देते हैं।
मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और सारे शेयर होल्डर्स ने मिल के हमेशा हमारे साथ वो की है, हैव हिस्टोरिकली यूज देयर कंबाइंड राइट टू कीप अस अवे, कि हम आज तक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बोर्ड में बंदा नहीं डाल सके और ना हमारे मैनेजमेंट के अंदर कुछ चलती है। मेरे ख्याल से तो इस लाइन से यही लग रहा है कि वी आर नॉट हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हमारी कोई नहीं चल रही उधर, इस वजह से तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ये हमारी एसोसिएट नहीं है। 50% को तो छोड़ दें, 50% हमने खरीदे हुए हैं किसी और के, कंपनी सी के, और किसी और ने भी 50% खरीदे हुए हैं, तो ये तो सब्सिडरी टाइप है या जॉइंट वेंचर है, ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, इसलिए इस बहस को छोड़ दें ये क्या है। लेकिन ये नहीं कि एसोसिएट नहीं है। 46% ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी डी, द अदर शेयर होल्डर्स कौन से 54% आर स्प्लिट इनटू छोटे छोटे शेयर्स। शाह जैन नॉमिनेट्स 8 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर, 10 में से 8 डायरेक्टर हमारे हैं ऑन द बोर्ड अंडर रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज, और ये वादा हुआ है कि इतने डायरेक्टर हमारे हुआ करेंगे हमेशा, 10 में से 8। मेरे भाई ये एसोसिएट नहीं है, आप लोगों ने वो कंसोलिडेशन का लेक्चर मिस किया हुआ है, लेक्चर नोट्स में जाके देख लें। हमने कहा था एक डिफेक्टो कंट्रोल होता है, डिफेक्टो कंट्रोल हमने ये पढ़ा था कि अगर 46% शेयर हमारे पास हैं और 1-1% सबके पास हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 1-1% वाले 4-5 तो हमारे साथ मिल ही जाएंगे। ये तो अजीब सी बात है ना कि 46% हमारे पास हैं और हमारी पावर है, बाकी 1-1% वाले अगर 54 बंदे हैं तो 54 में एक बंदे का भी माइंड भी हमारे से नहीं मिलेगा। तो ये हमने कंसोलिडेशन के चैप्टर में पढ़ा था डिफेक्टो कंट्रोल के नाम से। तो यहाँ हमारा कंट्रोल है और लिखें ये हमारी सब्सिडरी है, ये एसोसिएट नहीं है, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर छोटे छोटे हैं, तो वो जो छोटे छोटे बंदे हैं आमतौर पे पावर की तरफ जाएंगे। पावर किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास कितने शेयर्स हैं? और अगर किसी और के पास सारे ही 54 होते फिर मैं ये ना कहता कि ये मेरी सब्सिडरी है। लेकिन बाकी लोगों के भी हालात क्या हैं? वी आर स्ट्रांग, दे आर वीक, इसलिए वीक लोग अमूमन स्ट्रांग के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्सिडरी है। ठीक है जी, बंद करो यार, पार्ट सी बंद करो।